Yes, all of you. Myself Sandeep Gupta. Today I am going to teach you economics class 12th. All of you subscribe my channel. The topic is institutional reforms or land reforms. We all know that कि बेटा जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे उन्होंने हर तरह से हमको एक्सप्लॉइट किया था। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल फार्मर्स, how much problems they are facing in agricultural field. For that, government has done an action plan to improve the agriculture sector. In that regard, first is abolition of intermediaries. बेटा आपको पता है कि पहले फार्मर्स और ब्रिटिशर्स या गवर्नमेंट के बीच ज़मींदार लोग हुआ करते थे, इसको बोलते हैं मिडिल मैन। वो फार्मर से बहुत अधिक लगान वसूल करते थे और बदले में उन्हें कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। इन्हीं सब कारण से गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इनको बीच से हटा दें और डायरेक्ट जो है हमारा कांटेक्ट रहे फार्मर से, ताकि फार्मर्स जो भी प्रॉब्लम फेस करें वो डायरेक्टली हमसे बता सकें और हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि बेटा देखो होता क्या है कि जब वो फार्मर बन जाएंगे ओनर उस लैंड के, या उनको लगेगा डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट से है, तो वो अपनी बातों को कह पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। बेटा पहले गलत तरीके से अत्यधिक या मनमानी तरीके से रेंट के रूप में या लगान के रूप में रेंट वसूल किया जाता था फार्मर से, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने क्या किया है टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का 1/3 फिक्स कर दिया है। इससे अधिक कोई भी एज अ लगान रेंट के रूप में फार्मर से नहीं ले सकता। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। बट इसका मतलब क्या है कि किसानों के छोटे छोटे ज़मीन अलग अलग जगह पे हुआ करती थी, जिससे एक इंसान या एक किसान हर जगह नहीं पहुंच पाता था और वो अच्छी तरीके से खेती को नहीं कर पाता था, जिससे उसका प्रोडक्शन कम होता था। तो गवर्नमेंट ने बेटा क्या किया, उसकी खेत के पूरे नाप किया हर जगह का और उसका पूरा एरिया जोड़ करके एक जगह इकट्ठे करके दे दिया, ताकि वो आसानी से खेती कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। और इस कड़ी में या इस चीज़ में गवर्नमेंट ने ईयर 2004 में 1633 करोड़ हेक्टेयर लैंड को इकट्ठे किया, यानी इतनी लैंड को कंसोलिडेट करके एक जगह पे किसानों को प्रोवाइड कराया। लैंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। बेटा इसमें क्या था, ज़मींदारों को पहले क्या था बेटा, बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करती थी उनके पास, जहाँ देखो उन्हीं की ज़मीन थी, उन्हीं के अधिकार थे और किसानों के पास खेती नहीं होती थी, वो सिर्फ लेबर गिरी करते थे खेतों में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने क्या किया बेटा एक लैंड लिमिट में फिक्स कर दी कि एक व्यक्ति के नाम पे या एक परिवार के नाम पे इससे ज़्यादा लैंड नहीं होगी। और जितनी ज़्यादा लैंड थी उस लिमिट से ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसको ले लिया और उसको छोटे छोटे पार्ट करके उन किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिनके पास लैंड नहीं थी। बेटा ऐसा करने से क्या हुआ, अब जब वो किसान को लगा कि हम इस ज़मीन के मालिक खुद हो गए हैं, तो वो और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगे, इसके कारण हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट इज़ अवर कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब बताइए होता है हर किसान अपना अपनी खेती करते थे, वो अलग अलग रहते थे, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। और जब वो इकट्ठे हो जाते थे, मीन्स उनको एक यूनिटेड किया गया, इकट्ठे किया गया, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए और वो किसान सब मिल करके अगर मार्केट में अपने क्रॉप्स को बेचने जाएंगे तो उनको एक अच्छी वैल्यू मिल पाएगी और इस प्रकार से वो अपने क्रॉप्स का अच्छा पैसा पा सकते हैं। नाउ सम जनरल रिफॉर्म्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। बेटा मैं पहले बता चुका हूँ आपको, किसान सिर्फ मानसून पर ही डिपेंड रहते थे खेती के लिए, इसलिए कभी कभी खेती अच्छी होती थी और कभी कभी ख़राब जाती थी और किसानों के पास बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं थे इरिगेशन ऑफ लैंड के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया कि हम बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, इसके ज़रिए अधिक से अधिक मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड कराएंगे।
तो 1951 में 17% लैंड जो थी उनके पास मींस ऑफ इरिगेशन था, लेकिन आज की डेट में हमने 45% लैंड को कवर कर ली है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। नेक्स्ट इज़ अवर प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। बेटा प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि किसानों के पास कम रेट पे इंटरेस्ट के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी या कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी जहाँ पैसा मिल सके उनको लोन के रूप में। फिर गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इस्टेब्लिश की या स्टार्ट की, रूरल डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट किए ताकि किसानों के क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सके। एट प्रेजेंट 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं और रूरल डेवलपमेंट बैंक है हमारी कंट्री में। आज कमर्शियल बैंक भी फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। द बैंक्स प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी आज बैंक जो है लगभग 72% क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है किसानों को। रीजनल रूरल बैंक यानी बेटा क्षेत्रीय बैंक, हर क्षेत्र में एक बैंक की स्थापना की गई ताकि वो फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसी के बेटा सीक्वेंस में गवर्नमेंट ने 1982 में नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह बेटा खास रूरल डेवलपमेंट मीन्स एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया, जिसमें किसानों को नेशनल लेवल पे उधार फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। और ईयर 2017-18 में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ्लो लगभग 11,79,425 करोड़ हो गया था हमारे कंट्री में। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया कि लगभग कंट्री के हर एक पार्ट में एक रेगुलेटेड मार्केट यानी एक सिस्टमेटिक मार्केट इस्टेब्लिश किया, और जो मिडिल मैन्स लोग थे, बीच के जो दलाल थे, जो किसान से ख़रीद करके सामान उनके क्रॉप्स को बेचते थे और बीच में अपना पैसा प्रॉफिट कमाते थे, उन सब को हटाने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये ऐसी रेगुलेटेड मार्केट बनाई जहाँ पे किसानों को समय पे पेमेंट मिल सके, उनके क्रॉप्स का, उनके वेट्स जो हैं आइटम के वेट सही किए जाए और उनको सही वैल्यू प्रोवाइड की जा सके उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट इज़ आवर एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की गई। इससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई और ये सोसाइटीज़ उनके प्रोडक्ट्स को ग्रेड देती थी, यानी अच्छा ख़राब अलग अलग करके उसके हिसाब से अच्छे का और अच्छा पैसा दिलवाती थी। और बेटा इसमें ये भी होता था कि जैसे आज मार्केट में किसान आए हैं, उनको रेट सही नहीं मिल रहा है अपने प्रोडक्ट्स का, तो वो चाहें तो आज अपना सामान को ना बेचें और वो उस चीज़ को स्टोर भी कर सकते थे। और ये सोसाइटीज़ फार्मर के बिहाफ में उनके सामान को वेयर हाउस में स्टोर करते थे ताकि उचित समय आने पे या एक सही पैसा मिलने के समय उसको वो आसानी से बेच सकें। नेक्स्ट इज़ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। बट इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP लोगों को दिया। एक मिनिमम प्राइस बता दिया कि भाई आपके धान का, आपके गेहूं का हम इतना प्राइस देंगे पर केजी या पर क्विंटल जो भी। बट इससे क्या हुआ कि उनको एश्योरेंस हो गया कि हमको इतना पैसा तो कम से कम मिलेगा ही, और इससे कम में फिर कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि इससे कम में कोई ख़रीदेगा तो किसान उनको बेचेंगे नहीं, किसान गवर्नमेंट को बेचेंगे। बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने से ये हुआ कि मार्केट में इससे कम में कोई लेगा नहीं, और किसान को भी ये फ़ायदा हुआ कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए सामान रख लिया, और जितना हुआ सरप्लस वो उस प्राइस पे मार्केट में उसको बेच सकते थे या गवर्नमेंट के रेगुलेटेड मार्केट में उसको सेल करके पैसा मिल जाता था। बट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती थी वो खेती शुरू होने के पहले ही गवर्नमेंट अपनी कमेटी के थ्रू इसको अनाउंस कर देती थी, मिनिमम प्राइस। एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। बेटा हमको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में,
उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। उसी में से कुछ आपको इस चार्ट में दिख रहे हैं, जैसा कि टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड जनरल रिफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल रिफॉर्म्स, मीन्स टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, साइंटिफिक फार्म्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, mechanized means of cultivation, etc. Now we are going to explain each and every topic one by one. बेटा जो कि फॉलोइंग स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी के लेवल को अपग्रेड करने के लिए, जिसमें से पहला हमारा है यूज़ ऑफ HYV सीड्स, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जो 1965 में हमने कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से खेती करने के तरीके को थोड़ा चेंज करके साइंटिफिक तरीके से आ गए और हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया। HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। बेटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिरेकल ऑफ सीड्स, क्योंकि बेटा जादू इसमें इसलिए था कि जैसे पहले अगर हमने 100 ग्राम सीड्स को प्लांट किया खेत में, तो सपोज़ 1 क्विंटल निकलता था गेहूँ, अब उतने ही वज़न के सीड्स डालने से प्रोडक्शन बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से ये लोगों के लिए जादू हुआ। जादू मतलब मिरेकल, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिरेकल सीड्स। और HYV सीड्स के इस्तेमाल को पॉपुलरली कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि HYV सीड्स के इस्तेमाल से अचानक हमारा क्रॉप प्रोडक्शन तेज़ी के साथ बढ़ गया। बेटा नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ने को सेटअप किया गया ताकि HYV सीड्स के ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया जा सके। 2016-17 में 6,20,743 क्विंटल्स ऑफ HYV सीड्स फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए पूरे कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस पे। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। बेटा केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब होता है कि फॉस्फोरस और जो हमारा खाद होता है, इन सभी चीज़ों को यूज़ किया गया जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। 2017-18 में नियरली 265.9 लाख टन्स केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया, खेतों में डाला गया ताकि खेती बढ़ सके। नेक्स्ट इज़ आवर यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें क्या था कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जो उसमें कीड़े लगे उसको स्वस्थ रखने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया। इसे बोलते हैं कीड़े मकोड़े मारने की दवा। उसको स्प्रे किया गया खेतों पे ताकि हमारी फसल को कोई भी नुकसान ना हो, कीड़े ना खाएं और फसल अच्छी हो। इसके लिए बड़ा 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और ये सारे केमिकल्स उन लोगों को मिल सके और इससे जो है कीड़े लगने से फसल को बचाया जा सकता था। और नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट इज़ साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटा इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हम साइंटिफिक तरीके से खेती करें, ना कि परंपरागत तरीके से। इसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स बताए गए हैं, जैसे कि हम पहले ये देखें कि हमारी ज़मीन के लिए कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करना ज़्यादा अच्छा होगा। उस चीज़ का पहले सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्शन, किस क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा खेतों में। फिर उस हिसाब से अपनी मिट्टी को, लैंड की सॉइल को तैयार करना। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। हर बार एक ही क्रॉप को ना उगाएं, बल्कि क्रॉप को चेंज कर करके, जैसे एक बार गेहूँ उगाया तो एक बार चावल उगाएं, ऐसे अलग अलग बदल के। नेक्स्ट बेटा सिलेक्शन ऑफ सीड्स, क्योंकि सीड्स भी कई प्रकार के होते हैं। हमें किस प्रकार के सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे खेतों के लिए कौन सा सीड्स ज़्यादा अच्छा होगा ताकि ज़्यादा अच्छा से प्रोडक्शन हो सके। और नेक्स्ट बेटा इन सब के अलावा फर्टिलाइज़र्स का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ सके। इन सभी चीज़ों में के लिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम शुरू किया गया और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थ्रू आउट द कंट्री ताकि लोगों को खेती के बारे में नई नई चीज़ें पता चल सके। और इसके लिए 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज किया गया ताकि वो और भी रिसर्च कर सके और नए नए टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा सके।
नेक्स्ट इज़ आवर मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। बेटा हमको पता है कि सभी लोग जो है स्वयं खेती करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खेती नहीं करना होता था, सिर्फ अपने खाने के लिए करते थे। फिर उनको ये बताया गया कि वो कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर, मशीनों का इस्तेमाल करें, और जो उनको चीप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज़, और क्षेत्रीय बैंक मीन्स रीजनल रूरल बैंक एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, वो आसानी से वहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे पैसा लोन ले सकते हैं, अपने खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं।